हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आई हूँ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, मगर ये प्रॉब्लम दूर हो गया है। अब आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा कितने मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी गई है? हमारे ऑप्शंस हैं 2.5 मिलियन डॉलर, 3 मिलियन डॉलर, 4.6 मिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है 2.5 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत में उन्नत जैव ईंधन विकसित करने के लिए 2.5 मिलियन तकनीकी सहायता को मंजूरी दी गई है। तकनीकी सहायता के लिए धन एशिया क्लीन एनर्जी फंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ई एशिया और नॉलेज पार्टनरशिप फंड से प्रदान किया जाता है। क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी यानी CEFPF के तहत जापान सरकार एशिया क्लीन एनर्जी फंड के लिए फंड प्रदान करती है। उन्नत जैव ईंधन गैर खाद्य बायोमास से निर्मित जैव ईंधन है। इन्हें दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन भी कहा जाता है। कृषि अवशेष, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और खाना पकाने के तेल गैर खाद्य बायोमास के उदाहरण हैं। दूसरे शब्द में उन्नत जैव ईंधन कृषि अवशेष, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और खाना पकाने के तेल जैसे स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है। एडीबी का आपको पता है हेडक्वार्टर मनीला में है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। एडीबी के सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने के लिए 2007 में स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण साझेदारी सुविधा की स्थापना की गई थी। एशिया क्लीन एनर्जी फंड CEFPF का एक हिस्सा है। यह CEFPF के अंतर्गत आता है। यह फंड जापान द्वारा स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। किसे 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इन्वेस्ट इंडिया। अनटेक ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से विजेता के रूप में घोषित किया है। यह पुरस्कार जिनेवा में अनटेक्ड के मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की उत्कृष्ट उपलब्धि और सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने और मानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनटेक्ड ने 180 निवेश एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का आकलन किया। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ अच्छी प्रथाओं में बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, इसकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट फोकस कोविड रिस्पांस टीम बनाई गई आदि है। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के लिए सबसे सम्माननीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार के पिछले विजेताओं में से कुछ जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर है। तो आइए देखते हैं अनटेक्ड क्या है। अनटेक्ड यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो IPAS के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करती है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आइए देखते हैं निवेश भारत क्या है। निवेश भारत एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। यह भारत में निवेशकों के लिए
पहले संदर्भ के रूप में कार्य करता है। इसे 2009 में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत काम करता है। इसके CEO और MD हैं दीपक बांगला। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने लंच बॉक्स योजना की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शंस है तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने लंच बॉक्स योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं तेलंगाना के बारे में। इसके CM हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तिमिलिसाई साउंडराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखरन राव ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया था। तेलंगाना तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने वाला राज्य बन गया है। अपनी नई नीति के तहत राज्य में खरीदे और पंजीकृत पहले 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स के लिए टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट प्रदान कर रखी है। दिल्ली और गुजरात के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति शुरू करने वाला तेलंगाना भारत का तीसरा राज्य बन गया है और हाल फिलहाल में ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। इस नई इमारत का निर्माण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी अनुमानित लागत 9,071 करोड़ रुपए की है। यह नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय होगा, जो 64,500 मीटर में फैला है और इसमें 1,244 सांसदों की बैठने की क्षमता है। इस नए भवन में समिति कक्ष, कार्यालय, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज और एक पुस्तकालय और अन्य सुविधा होगी। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसे गुजरात की HCP डिजाइन्स फर्म द्वारा डिजाइन किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यह सरकार की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना है। इसके तहत एक नई संसद और एक सामान्य सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। तो हम अपने वर्तमान संसद भवन के बारे में जानते हैं। इस भवन का निर्माण 1921 में हुआ था और यह 1927 में पूरा हुआ था। इस इमारत का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इसे एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। इसे संस भवन के नाम से जाना जाता है। यह नई दिल्ली में स्थापित है। जो आज की संसद भवन है, थोड़ा मैंने उसके बारे में भी आपको बताया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाली अमेरिकी वायुसेना के किस पूर्व पायलट का 97वें साल की आयु में निधन हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं मार्क एरॉन, चक ईगर, निक जेम्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है चक ईगर। चक ईगर ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के पूर्व पायलट का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आइए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। वर्ष 2021 में कौन सा देश फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जापान। जापान 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। चलिए फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप भूल जाएंगे
और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम और आपके फ्रेंड्स जो भी बीपीएससी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। ओला के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है जूलियन ग्रेफर्ड, एल्फर्ड मार्टो, चक ईगर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जूलियन गैफर्ड। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोकार्पण किया था। यूपी राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है। यूपी भारत का पहला राज्य है जिसने 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट कराए हैं। ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान यूपी गवर्नमेंट ने ही चलाई थी। दुनिया भर की कंपनियों के लिए यूपी बना है पसंदीदा निवेश राज्य। यूपी में यह निवेश जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया समेत करीब 10 देशों की कंपनी निवेश करेगी। सौर ऊर्जा खेती द्वारा स्वरोजगार योजना यूपी गवर्नमेंट की पहल है। कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय देने की योजना भी यूपी गवर्नमेंट की एक सराहनीय पहल है। कोविड-19 के मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में L2 के अस्पताल खोलने की घोषणा भी यूपी गवर्नमेंट की पहल है। मिशन शक्ति अभियान यूपी गवर्नमेंट की पहल है। टेराकोटा को हाल में ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य में मलेरिया का नया जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है? हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है केरल। केरल दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य है। केरल ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापना करने का निर्णय लिया है और मछुआरों के लिए आजीविका की सुधार के लिए परिवर्तनम योजना लॉन्च किया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल प्रथम स्थान में रहा है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है सोफिया कैनिन, लुइस हैमिल्टन, सेरेना विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सोफिया कैनिन। सोफिया कैनिन को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 44 ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं विवान कबीर, मीरा नायर, टीना मथी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विवान कबीर। विवान कबीर को वाई ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं 36, 31, 33, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 31। IUCN ने 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS कब आयोजित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 10 दिसंबर। 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअली किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किया। IWIS 2020 का उद्देश्य स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण तथा समग्र प्रबंधन है। आइए देखते हैं
IWIS के बारे में। IWIS 2020 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन तथा अध्ययन केंद्र द्वारा पानी से संबंधित मुद्दों और ग्रह के संबंधित कीमती संसाधनों को बचाने के लिए उठाया गया कदम है, जिस पर चर्चा की गई है। IWIS 2020 की थीम है अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। सम्मेलन में नदी के कायाकल्प और स्थानीय नदी का व्यापक विश्लेषण और समीक्षा होगी। इसमें अर्थ गंगा के बारे में विचार विमर्श किया गया, यानी नदी जल संरक्षण समन्वित विकास कैसे हो सकता है। किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने फ्रांस के ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ट्रेडर्स के नियमों के उल्लंघन के मामले में गूगल पर 10 करोड़ और अमेजन पर 3.5 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। फ्रांस के रेगुलेटर ने कहा है कि गूगल के फ्रेंच वेबसाइट और अमेजन के एडवर्टाइजिंग कुकिंग को कंप्यूटर में सेव करने के लिए विजिटर्स की मंजूरी नहीं ली थी। चलिए फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसे टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से नामित किया है? हमारे ऑप्शंस है डोनाल्ड ट्रंप, बी जो बाइडेन और कमला हैरिस, सी बराक ओबामा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जो बाइडेन और कमला हैरिस। टाइम पत्रिका ने संयुक्त रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। कमला हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकी अमेरिकी और अमेरिका की पहली एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है। 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम्स 2016 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। हाल ही में भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव को पहली बार टाइम्स किड ऑफ द ईयर नामित किया गया था। एक व्यक्ति या कई लोगों को द पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया जा सकता है। टाइम बाय द ईयर ऑफ द ईयर नामांकन की परंपरा 1927 में शुरू की गई थी। चार्ल्स लिंडबर्ग 1927 में यह उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1930 में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था और 2019 में किशोर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम्स की पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह खिताब की सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत विजेता बन गई थी। लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस संगठन ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की सराहना की है? हमारे ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूएनओ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे अभियान की सराहना की है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च किया है। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने पॉइंट ऑफ स्केल 3.1 सॉफ्टवेयर सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा हेतु ऋण भरोसा केंद्रालु पहल शुरू की है। बन्नी उत्सव
आंध्र प्रदेश का ही त्यौहार है और जगन्नाथ विद्या कानून का स्कीम भी आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर को हुआ था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश के प्रधानमंत्री लडोविक ओरवान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं रोमानिया, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रोमानिया। रोमानिया देश के प्रधानमंत्री लडोविक ओरवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 4-5 दिन पहले मैंने एक नया वीडियो बनाया था, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। जितनी भी नई नियुक्ति हुई है विदेशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, इससे संबंधित थी ये वीडियो। इस वीडियो से बीपीएससी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, सो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से देखें। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसे विजिट कर लें। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत का राउरकेला FIH ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं 2021, 2022, 2023, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 2023। भारत का राउरकेला FIH ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2023 में करेगा। आइए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, इजराइल, तजाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। ईरान ने अफगानिस्तान के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं नाना अंडो डकवा, अशरफ घनी, बाही एंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है नाना अंडो डकवा। नाना अंडो डकवा घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और बाही एंडा माली के राष्ट्रपति बने हैं। माली के राष्ट्रपति की नियुक्ति बहुत नई है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, यश बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में ही बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा, जिसका उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिलाओं को लक्षित करना है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार 2020 जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं अभिराज बैनर्जी, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, संजय माथुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। डॉक्टर कैरोलिना अरूजो ने युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार 2020 जीता है। ब्राज़ील की डॉक्टर कैरोलिना अरूजो ने युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली गैर भारतीय हैं। उन्होंने बीजगणितीय ज्योमेट्री में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार जीता है। उनका कार्य बायो रेशनल ज्योमेट्री पर है, जो बीजगणितीय ज्योमेट्री की एक शाखा है। वह इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की एक गणितज्ञ हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ में गणित में महिलाओं के लिए समिति की उपाध्यक्ष हैं। वह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला भी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को 2020-2025 तक 550 जिले में 100 छात्राओं को टैप करने की DST की पहल के बारे में बताया। आइए जानते हैं रामानुजम पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना 2005 में ICTP नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड और IMU द्वारा की गई थी। इसमें USD 15,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। यह एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध करने वाले युवा गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। युवा गणितज्ञ की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU के सहयोग से इस पुरस्कार के लिए धनराशि प्रदान करता है। भारत IMU का सदस्य है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर हैं? हमारे ऑप्शंस हैं एंजेला मार्केल, निर्मला सीतारमन, विकी हॉल्म। इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है एंजेला मार्केल। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्हें हाल ही में जो बाइडेन के साथ संयुक्त रूप में टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। कमला हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकी अमेरिकी और पहली एशियाई अमेरिकी हैं जिन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को सूची में 41वां स्थान मिला है। पिछले साल उन्हें 34वें स्थान पर रखा गया था। HCL कॉरपोरेशन की CEO और कार्यकारी निर्देशक रोशनी नादर मल्होत्रा ने 55वां स्थान हासिल किया है, जबकि बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ इस सूची में 68वें स्थान पर रहीं। चलिए आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और अगर आप लाइक करना भूल गए हैं तो फटाफट लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह पर कितनीवीं त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं पहली, दूसरी, पांचवी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पहली। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह के उपयोग के मुद्दे पर पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा। बैठक सभी देशों के बीच डिप्टी मंत्री स्तर पर होगी। इस बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कन्वेंशन पर चर्चा की जाएगी। यह क्षेत्र में नए आर्थिक अवसर पैदा करेगा। यह देशों के बीच सहयोग बढ़ाएगा। आइए देखते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित एक बंदरगाह है। इसमें दो अलग अलग बंदरगाह शाहिद कलंदरी और शाहिद बेहेशती बंदरगाह शामिल है। यह भारत के लिए रणनीतिक है क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। आइए जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। यह एक मध्य एशियाई राष्ट्र है। इसकी राजधानी ताशकंद है।
मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। यह कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा सीमाबद्ध है। यानी उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी कोई भी सीमा तटों से नहीं मिलती। इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं शवाकत मिर्जियोयेव। आइए जानते हैं ईरान के बारे में। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर तेहरान है। ईरान की सीमा अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान से है और इसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हमारा अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस क्षेत्र में शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं विज्ञान, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, गणित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रचनात्मक अर्थव्यवस्था। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को ने 2021 में शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। यह युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल को पुरस्कृत करने के लिए 2 साल में एक बार दिया जाएगा। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संस्कृति, श्रमिकों और संगठनों के असाधारण कार्य को पुरस्कृत करेगा। यह पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि $50,000 होगी। इस वर्ष बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के जन्म की शताब्दी मना रहा है। यूनेस्को ने भी 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वर्तमान में यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और संगठनों के नाम पर 23 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहा है। तो आइए जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें बांग्लादेश के लोगों से बंगबंधु की उपाधि मिली थी। आइए देखते हैं हमारा एक अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं 10वां, 11वां, 15वां, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 10वां। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत पिछले वर्ष के रैंक से एक स्थान नीचे फिसल गया है। 2019 में यह 9वें स्थान पर था। भारत और यूनाइटेड किंगडम एकमात्र G20 देश हैं जिन्होंने शीर्ष 10 में जगह बनाई है। वर्ष 2020 को कवर करते हुए CCPI 2021 दिखाता है कि किसी भी देश को शीर्ष 3 में जगह नहीं मिलती है। सूचकांक में स्वीडन चौथे स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क है। चीन ने 33वें रैंक प्राप्त की है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस सूचकांक में सबसे नीचे है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी देश सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए अपने पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता को पूरा करने के रास्ते पर नहीं है। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंजेस परफॉर्मेंस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? यह जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के प्रयास से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। पहली बार 2005 में इस सूचकांक को प्रकाशित किया गया था और
सूचकांक 4 मूल्यांकन श्रेणियों में रखे गए 14 संकेतों के आधार पर 57 देशों के प्रयासों का मूल्यांकन और विश्लेषण करता है। भारत और उज्बेकिस्तान ने अपना कितनावां आभासीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं तीसरा, पहला, चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पहला। भारत और उज्बेकिस्तान ने 11 दिसंबर 2020 को अपना पहला आभासीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंध और पोस्ट कोविड दुनिया में सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इस शिखर सम्मेलन में नवीनीकरण, ऊर्जा क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले दोनों देशों ने असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। भारत और उज्बेकिस्तान 2011 से रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि और अधिमान्य व्यापार समझौता पर बातचीत कर रहे हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 247 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। वे इसे 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। यह एक मध्य एशियाई राष्ट्र है। इसकी राजधानी ताशकंद है और मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम है। यह कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा सीमाबद्ध है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शवाकत मिर्जियोयेव। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री दोबारा नियुक्त किए गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं इजराइल, मॉरिटानिया, कुवैत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कुवैत। शेख सब अल खालिद अल अहमद अल सबाह को फिर से कुवैत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। शेख सबा ने 2011 से 2019 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें 2019 में प्रीमियर के पद पर पदोन्नति किया गया था। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आइए देखते हैं कुवैत के बारे में। यह पश्चिम एशिया में स्थित है। यह इराक और सऊदी अरब के पास अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अनिल बेजाल, अनिल सोनी, नारायण पॉल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अनिल सोनी। भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से अपना पद ग्रहण करेंगे। वह वियाट्रिक्स में वैश्विक संक्रामक रोगों के प्रमुख थे। वियाट्रिक्स एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। उन्होंने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम किया है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में HIV और क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव में भी CEO हैं। उन्होंने एड्स, मलेरिया, तपेदिक से लड़ने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं WHO फाउंडेशन के बारे में। WHO अलग है और WHO फाउंडेशन अलग है। यह जिनेवा में मुख्यालय के साथ एक स्वतंत्र अनुदान संगठन है। इसे मई 2020 में शुरू किया गया था। प्रोफेसर थॉमस जेल्टनर इसके संस्थापक हैं। वह इसके बोर्ड के अध्यक्ष भी है। यह पूरे विश्व में WHO और स्वास्थ्य समुदाय के साथ काम करता है। यह WHO से कानूनी रूप से अलग है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं विश्व मिट्टी दिवस,
ऊर्जा संरक्षण दिवस, जल दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। आइए देखते हैं इसके बारे में। 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अत्यधिक और फालतू में ही ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर कम ऊर्जा के प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। आइए कुछ पिछले दिनों को रिवाइज कर लेते हैं। 9 तारीख को हमने मनाया था इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 10 तारीख को ह्यूमन राइट्स डे, 11 तारीख को इंटरनेशनल माउंटेन डे, उसी दिन हम यूनिसेफ डे भी मनाते हैं, और 14 तारीख को तो हमने मनाया ही है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें और इसे बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे मॉरल सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। अपने विचार और सुझाव हम तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।